इस वीडियो में हमारे सामने यह दिखने में जटिल और रोचक सा परिपथ है और हमें कहा गया है कि दिए गए परिपथ के लिए धारा I ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर यह धारा I ज्ञात करनी है। हमारे सामने यह एक परिपथ है जो कि दिखने में काफी जटिल सा है। हम देख सकते हैं कि इस परिपथ में इस तरह से ये दो बैटरियां जुड़ी हुई हैं, जो कि सामान्य रूप से नहीं होता है। यहाँ पर हम ये दो प्रतिरोधक भी देख पा रहे हैं और इनका प्रतिरोध 1.4 ओम है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह एक तीसरा प्रतिरोधक है जिसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है और हमें यह धारा I ही ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले हम यह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इस परिपथ का ढांचा बना ले, यानी यह कल्पना करेंगे कि आखिरकार ये धाराएं कैसे प्रवाहित हो रही हैं और यह परिपथ दिखने में कैसा है। तो यह समझने के लिए, यह याद करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इस परिपथ को अपने हाथ से यहाँ पर बना लें। तो इसका ढांचा हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हमने यहाँ पर ये दोनों बैटरियां बना ली हैं जो इस परिपथ में जुड़ी हुई हैं। अब ये दोनों बैटरियां आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, यह काफी रोचक है। और उसके बाद प्रत्येक बैटरी से यहाँ पर इस तरह से एक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, जैसा कि इस परिपथ में हम देख पा रहे हैं। उसके बाद यह तीसरा प्रतिरोधक यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधकों से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो यह हमने परिपथ का ढांचा बना लिया है। अब चलिए सभी चीजों को हम नामांकित कर लेते हैं, यानी जो जो चीजें थी वो हमने यहाँ पर दर्शा दी हैं। अब हम उन्हें नामांकित करने वाले हैं। तो ये दोनों बैटरियां एक समान हैं, समान दिशा में ही जुड़ी हुई हैं और परिपथ के अनुसार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यह 11 वोल्ट है और बैटरी के चिन्ह से हम देख सकते हैं कि यह जो छोटी रेखा है यह ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करेगी और बड़ी रेखा धनात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी यह 11 वोल्ट है और देखिए इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को हम R1 कह रहे हैं क्योंकि परिपथ के अनुसार यहाँ पर प्रवाहित धारा I1 है। इसी तरह यहाँ पर इसे हम R2 कह रहे हैं और इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध को हम R3 कह रहे हैं और यहाँ पर यह धारा I प्रवाहित हो रही है जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को गणितीय रूप से हल करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पर इस परिपथ को थोड़ा सरल करने की कोशिश करें और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक कमाल की चीज हो सकती है। देखिए, अगर हम इन बैटरियों पर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो इन दोनों बैटरियों के ये वाले सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए वोल्टता बराबर होगी। हम वह वोल्टता नहीं जानते हैं, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि दोनों के लिए वह वोल्टता बराबर आने वाली है। अब हम यह भी जानते हैं कि इन दोनों के लिए ही वोल्टताएं 11 वोल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यह नोड और यह नोड इस नोड के सापेक्ष समान वोल्टता पर होंगे। यह नोड वोल्टता में 11 वोल्ट कम है और यह नोड भी वोल्टता में 11 वोल्ट कम है। तो अगर हम यहाँ पर यह कल्पना करें कि हम इन दोनों नोडों के मध्य एक तार जोड़ देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर भी 11 वोल्ट है और यहाँ पर भी 11 वोल्ट है, तो उस तार में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इन दोनों के मध्य तार जोड़ देने से इस परिपथ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर धारा किसी भी ओर विचलित नहीं होने वाली है। तो मैं चलिए इस तरह से यह तार जोड़ देता हूँ। तो यह तार जोड़ने से परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, यहाँ से प्रवाहित होने वाली धारा यहाँ पर नहीं जाएगी और पूरी की पूरी ऐसे ही निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा भी इसी तरह आगे निकल जाएगी और यहाँ से प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के लिए जो विभव है वह एक समान है। अब मैं समझता हूँ कि यह एक अच्छा समय है कि हम इस परिपथ को एक बार वापस से बना लें। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये दोनों बैटरियां हैं और इनके धनात्मक टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं और अब हम यह भी देख सकते हैं कि इनके ऋणात्मक टर्मिनल भी आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम इस पूरे परिपथ को वापस से बनाना चाहें तो कुल मिलाकर हम इन दोनों बैटरियों को एक बड़ी बैटरी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों सिरे तो आपस में जुड़े हुए ही हैं। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। मान लीजिए कि यह हमारे पास संयोजित बड़ी बैटरी है और उसके बाद यहाँ पर ये दो प्रतिरोधक तो इस तरह से जुड़े हुए हैं और यह तीसरा प्रतिरोधक ऐसे जुड़ा हुआ है। हम इसे देखकर असमंजस में ना पड़े, इसके लिए हमने यहाँ पर इन्हें वापस से नामांकित भी कर लिया है। तो यह प्रतिरोध तो R1 है, यह R2 है और यह R3 है।
तो अब यह परिपथ पहले की तुलना में हमें देखने में थोड़ा सरल लग रहा है। अब देखिए हम यहाँ पर और क्या समझ सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें इस वाले क्षेत्र में, तो हम यह समझ सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोधक पार्श्वक्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। इन दोनों प्रतिरोधकों के टर्मिनलों पर एक समान वोल्टता है, तो इसका मतलब है कि ये पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि पार्श्वक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों को कैसे सरल किया जा सकता है, तो चलिए वह हम यहाँ पर कर लेते हैं। अगर R1 और R2 पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं। देखिए R1 और यहाँ पर ये दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच लेते हैं और R2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि R1 और R2 पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं। तो पार्श्वक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध के लिए जो सूत्र है वह क्या होता है। देखिए जब हमारे पास दो प्रतिरोध होते हैं तो यह सूत्र होता है R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। अब चलिए यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो इस परिपथ में हम देख सकते हैं कि R1 और R2 दोनों बराबर हैं 1.4 ओम के। तो हम इस स्थिति के बारे में जानते हैं जब पार्श्वक्रम में जुड़े हुए दोनों प्रतिरोधकों के प्रतिरोध आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम R1 और R2 दोनों को R मान लेते हैं तो हमें R गुणा R बटा 2R यह मिलेगा। एक R से एक R निरस्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है वह R बटा 2 आ जाएगा। यानी समान प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधक अगर पार्श्वक्रम में जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम उस प्रतिरोध का आधा कर लेते हैं। अब अगर हम इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पर वास्तविक मान रख लेते हैं तो R बराबर यहाँ पर 1.4 ओम है। अगर वह हम रख देते हैं तो 1.4 बट्टा 2 यानी यह 0.7 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों प्रतिरोधकों की जगह एक तुल्य प्रतिरोधक लगा सकते हैं जिसका प्रतिरोध 0.7 ओम है। तो अब एक अच्छा समय है कि हम इस परिपथ को एक बार वापस बना लें। तो चलिए ऐसा हमने यहाँ पर कर लिया है। यह तो हमारी बैटरी है और यहाँ पर यह नया प्रतिरोधक है जो कि इन दोनों प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन ही है। तो हमने इसे दर्शा लिया है R1 और पार्श्वक्रम में R2 दोनों का यह संयोजन है। और उसके बाद यह R3 है, यानी इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 है और हमें यहाँ पर यह धारा I ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर यह जो बैटरी है यह 11 वोल्ट की है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस और यह माइनस, यानी धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। और यह जो पार्श्वक्रम संयोजन है इसका प्रतिरोध है 0.7 ओम और जो R3 है वह है 2.7 ओम। तो अब देखिए यहाँ पर सरल सी बात है, इसे चाहे तो हम मन में भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोधक अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि V बराबर I गुणा R होता है। तो यहाँ से हम I बराबर V बटा R लिख सकते हैं। अब अगर इस परिपथ के अनुसार हम यहाँ पर मान रखेंगे तो देखिए V बराबर तो यहाँ पर 11 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद जो R है वह क्या आने वाला है, वह आएगा श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इन दोनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध। तो वह तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि यह श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में है। तो हमें मिलेगा 0.7 प्लस 2.7। तो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो I बराबर हमें 11 बट्टा इनका जब हम योग करेंगे तो हमें 3.4 मिल जाएगा। अब कैलकुलेटर के उपयोग से हम 11 बट्टा 3.4 यह ज्ञात करेंगे तो यह हमें 3.23 और इस प्रकार से यह मिलेगा और यह एम्पियर में आने वाला है। तो देखिए यह हमारी धारा है। अब हम लिख सकते हैं, यह हमारा अंतिम उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर यह जो प्रवाहित धारा I है वह 3.2 एम्पियर आ गई है।